नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इतिहास रचते हुए सुनेत्रा पवार बनी महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। पीएम मोदी ने दी शपथ ग्रहण पर बधाई। प्रधानमंत्री मोदी 1 फरवरी को पंजाब दौरे पर। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास एयरपोर्ट रखा जाएगा। अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। ममता पर निशाना, कहा वंदे मातरम का विरोध बंगाल की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान का विरोध। बिहार में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत, सीबीआई जांच की मांग तेज। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप। द्वारका में 4.5 किलोमीटर 4 लाइन बाईपास रोड का निर्माण तीर्थ स्थल और पर्यटक सुविधाओं के लिए आरामदायक बनाया जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है जब दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। लोक भवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले एनसीपी की विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया था और समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता सुनीता तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे सहित कई विधायक मौजूद रहे, जबकि शरद पवार नहीं आए। सुनेत्रा पवार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई और बाद में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई। अब उन्हें अजित पवार के निधन के बाद स्थानीय निकाय चुनावों और पार्टी की कमान संभालने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एनसीपी और शरद पवार की पार्टी के संभावित विलय को लेकर चर्चाएं भी जारी हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के विलय को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। एनसीपी के दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की नेता के रूप में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनने पर बधाई दी और उनके कार्यकाल के सफल और समर्पित होने की कामना भी की। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि उन्हें विश्वास है कि सुनेत्रा पवार राज्य के लोगों की भलाई के लिए अथक प्रयास करेंगी और दिवंगत अजित पवार के विजन को पूरा करेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें शपथ ग्रहण पर बधाई दी और कहा कि सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की विकास यात्रा को नई गति देंगी। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। सुनेत्रा पवार की शपथ लेने के बाद एनसीपी और महायुति गठबंधन के दूसरे सहयोगी नेताओं की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। देखिए किसने क्या कहा। तो सही बात है कि आप जो कह रहे हैं कि पहली जो है उप मुख्यमंत्री जो है एक महिला महाराष्ट्र राज्य को मिली है। हम तो चाहेंगे कि महिला मुख्यमंत्री भी बननी चाहिए, मगर यह है कि जो हादसा हुआ है अजित दादा के बारे में वो अभी भी सबके नज़रों के सामने है। फिर भी जो है कि 3 दिन अभी मिले सब लोग और ठीक ढंग से जो है एक मत से जो है ये तय हुआ कि उनको जो है हम लीडर, हमारा नेता। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो संकट और जो आपत्ति महाराष्ट्र पर आई, अजित दादा पवार जी का निधन हो गया, उसके कारण वो जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ी। लेकिन सुनेत्रा पवार ऑलरेडी राजनीति में राज्यसभा की खासदार होने की हैसियत से काम कर रहे थे और उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी में भी काम किया था सीनेट पर बहुत सालों से, और वो अलग अलग तरीके से इनडायरेक्टली सामाजिक नीति में थे। अभी वो महिला होने की हैसियत से कर रही है, लेकिन अभी तक जब भी इतिहास में आप थोड़ा सा देखेंगे तो जब भी राज्य पर चुनौती आती है या संकट आता है तो कई महिलाओं ने आगे आकर वो जिम्मेदारी ली है। उसी तरीके से सुनेत्रा ताई को जो ठीक तरीके से लोगों ने उन पर विश्वास जताया है, उसको वो ठीक तरीके से इंसाफ करेगी और अच्छा काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पहली डिप्टी चीफ मिनिस्टर महिला बन गई है, इसका बहुत, लेकिन क्या है कि ये जो घटना घटी थी बहुत अच्छी नहीं थी, हम अभी संभल नहीं पाए।
जी सर, ऐसे लेकिन जो है शरद पवार जो है अनुपस्थित थे उस सेरेमनी में, क्या करेंगे? नहीं, वो कैसे आएंगे? उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। जी जिस वातावरण में ये शपथ विधि हुआ है और हम सब ने एक बड़े नेता राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को गंवाया है, हमारे बीच में नहीं रहे। उनको जब श्रद्धांजलि और आदरांजलि देते हैं, उसी के साथ उनके परिवार ने, उनके दल ने और सभी एनडीए दल ने मिलकर ये निर्णय किया। उनके दल के और परिवार के निर्णय के अनुसार सुनेत्रा दीदी को आज उप मुख्यमंत्री इस नाते शपथ दिए। अजीत दादा ने जी किया हुआ काम उसी तरीके से एक राज्य के भलाई का काम वो करेगी और इस प्रकार का काम करने की शक्ति ऊपर वाला उनको दे, भगवान उनको दे, यही शुभकामना मैं देता हूँ। सुनेत्रा वहिनी ने हमेशा अजीत दादा का कठिन समय में टाइम दिया है, कठिन समय में उनका साथ दिया है और आज जब महाराष्ट्र को ज़रूरत है तब भी सुनेत्रा वहिनी जी ने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, तो कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा है। और अजीत दादा हमेशा लाडकी बहनों के भाई माने जाते थे, तो आज अगर एक महिला डिप्टी सीएम आ रही है महाराष्ट्र में तो ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। हाँ, मतलब महाराष्ट्र को पहली बार डिप्टी सीएम जो है ये महिला मिली है, लेकिन अजीत दादा पवार हमारे साथ में होना तो जरूरी था, लेकिन अजीत दादा पवार हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि पहली डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बनी है, वो अजीत दादा के तरह वो काम करके रहेगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। और वो बड़ी एक्टिव भी है और वो अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी 2026 को पंजाब के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के अवसर पर जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्ला पहुंचेंगे, जहां वे संत को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 4:30 बजे मंदिर में दर्शन करेंगे और संत गुरु रविदास की तस्वीर और डेरा के गद्दी नशीन संत सरवन दास की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर अरदास व परिक्रमा भी करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे वे सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचकर एयरपोर्ट के नए नाम श्री गुरु रविदास एयरपोर्ट आदमपुर का अनावरण करेंगे। साथ ही वे लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन करेंगे। यह टर्मिनल पंजाब के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करेगा और लुधियाना व आसपास के औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों के लिए एक नया प्रवेश द्वार बनेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल में हरित और ऊर्जा कुशल तकनीकों का उपयोग किया गया है तथा इसका वास्तुशिल्प डिजाइन पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे और बैरकपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का विरोध करने के लिए जिम्मेदार हैं। अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध केवल प्रधानमंत्री मोदी का विरोध नहीं है, बल्कि यह बंगाल की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान का विरोध है। उन्होंने याद दिलाया कि स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों का अंतिम नारा भी वंदे मातरम था और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके 150वें वर्षगांठ को पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया, जिससे यह नारा कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक फैलाया जा सके। पश्चिम बंगाल समेत तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने को हैं। को आजाद कराने का काम किया था और अब 150 साल पहले बाद भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का काम यही वंदे मातरम करने वाला है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि जब वंदे मातरम की चर्चा संसद में हो रही थी, ये तृणमूल कांग्रेस वाले इसका विरोध कर रहे थे। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्यों विरोध करे, वंदे मातरम का भला विरोध कैसे हो सकता। इसको तो सभी दल, सभी राजनीतिक पार्टियां इसका महिमा मंडन करना चाहिए। मगर मैंने इनके ही एक सांसद के पूछा कि भैया आप लोग वंदे मातरम का क्यों विरोध कर रहे थे। बंकिम चंद्र जी बंगाल के थे, एक महान उपलब्धि है इनकी। तब उसने कहा
हमारी वो घुसपैठिया वोट बैंक वंदे मातरम से नाराज है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। अरे शर्म करो ममता, शर्म करो। वोट बैंक के लिए वंदे मातरम का विरोध कर रही हो। बंगाल की जनता आपको माफ नहीं करेगी। 26 के चुनाव में आपका इस कृत्य का हिसाब किताब बंगाल की जनता बहुत अच्छे से करे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के बयान पर कहा, वे बांग्लादेशी घुसपैठियों के पीछे पागल हैं। असमिया के वे लोग भूल गए हैं। उन्होंने असमिया से अ और स हटा दिया है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को मैं जहां तक संभव है वहां तक जाकर खदेड़ने का प्रयास करता रहूंगा। और एक नहीं 1000 गौरव गोगोई या राहुल गांधी भी आ जाए तब भी वे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असमिया के लोग के लिए जीवन और मरण के बीच की स्थिति बन चुकी है। ये लोग मियाँ का पीछे पागल है। असमिया भूल गया, वो लोग असमिया औसत काट दिया, पूरा दुनिया को मियाँ बना देगा। ये लोग पागल हो गया मियाँ का पीछे। खाली कोई कुछ मियाँ का बारे में बोले तो वो लोग हल्ला लगा देगा, लेकिन असमिया का बारे में कोई बोले उसमें उनका कोई टिप्पणी नहीं होगा। मियाँ का मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिया, और ये बांग्लादेशी घुसपैठियाओं को हम जितना हो सकता है इतना तक जाके उनको खदेड़ने का भगवाने का मैं काम करने का पूरा कोशिश कर रहा हूं और करते रहूंगा। एक ने 1000 गौरव गोगोई राहुल गांधी आने से भी मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए ये असमिया लोगों का जीवन और मरण का, जीवन और मृत्यु का बीच में हम लोग हैं। अभी सूरत से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया, जिसे लेकर लव जिहाद के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। डिंडोली थाना क्षेत्र में सामने आए इस मामले में तकरीबन 16 साल की एक नाबालिग लड़की को प्यार और शादी का झांसा देकर शोषण और अपहरण करने का आरोप है। पीड़िता के परिवार ने इसे बहलाने और गुमराह करने का मामला बताया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पॉक्सो एक्ट के सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। करीब 16 साल की इस लड़की की 1.5 साल पहले रफीक नाम के युवक से पहचान हुई थी और आरोप है कि युवक ने इस लड़की को प्यार और शादी का भरोसा दिलाया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसे भावनात्मक रूप से अपने विश्वास में लिया और उसका शोषण किया। पूछताछ के दौरान लड़की ने अपने साथ हुई पूरी घटना पुलिस को बताई और इसके बाद रेलवे पुलिस ने लड़की को नजदीकी महोबा में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के संरक्षण में रखा गया। मामले की जानकारी लड़की के परिवार और सूरत की डिंडोली पुलिस को दी गई। यह मामला सामने आते ही लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया है कि यह मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ हो सकता है। फिलहाल इसकी जांच में डिंडोली पुलिस कर रही है। जी सर, रफीक नामक आरोपी की एक धरपकड़ करने में आई है, तो क्या कुछ मामला है? एक माइनर गर्ल का किडनैपिंग और रेप के बाबत में डिंडोली पुलिस स्टेशन में एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ है। बीएनएस और पोक्सो एक्ट की विविध सेक्शन के तहत। इसमें ऐसा है कि ये जो विक्टिम है लड़की, उसकी एज है 16 साल 11 महीने, यानी माइनर है। उसकी पहचान करीबन 1.5 साल पहले ये जो क्रिमिनल केस का जो आरोपी है उसके साथ हुई थी और उन दोनों में मित्रता हुई थी। फिर आरोपी ने ये जो माइनर गर्ल है उसको ऐसा बताया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हारे साथ लग्न करना चाहता हूं। ऐसे करके उसने एक बार 6/9/2025 के रोज यहाँ पे जो डिंडोली फ्लावर गार्डन है वहाँ पे ये नाबालिग लड़की को वहाँ पे बुलाया था और वहाँ से रिक्शा में बैठ के गोपीपुरा जो गोपी तालाब है सूरत में वहाँ पे ले गया था और ये माइनर लड़की के ऊपर उसने उसकी मर्जी के विरुद्ध बलात्कार किया था। तो उसके बाद ये 22 जनवरी 2026 को ये लड़की को उसने ऐसा बताया कि तुम अगर यहाँ पे रहोगी तो तुम्हारे पेरेंट्स दूसरी जगह पे लग्न करवा देंगे और मैं तुमसे शादी करूँगा। ऐसा उसको लोभ लालच देके 22 तारीख को
उसने उसको वहां से घर के बाहर उसको बुलाया, वहां से रिक्शा में बैठा के सूरत रेलवे स्टेशन ले गया। सूरत रेलवे स्टेशन उसने एक ट्रेन की टिकट, सहरसा एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट दी और उसको ऐसा बताया कि वहां आप ट्रेन में बैठ जाओ और मुजफ्फरनगर वहां पे उतर जाना, उसके बाद में मैं आगे की तुमको। बांदा पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धार्मिक मंच से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक दूसरा धर्म हरि उल्लाह वाला है, जहां 3 बार कहने पर तलाक हो जाता है, जबकि सनातन परंपरा में ऐसा नहीं है और यहां न्यायिक प्रक्रिया का पालन होता है। उन्होंने कहा कि यदि लोग कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को गालियां देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बल्कि हिंदुओं को अपनी कुरीतियों और कमियों को सुधारना होगा। जब सनातन धर्म की कमियों को दूर किया जाएगा तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक दूसरा मजहब है हरि उल्लाह वाला, उनके में तो कटमा है और जहाँ देखो वहाँ कटमा है। भगवान ही बचा, भगवान करो। अब हम कुछ बोल रहे होंगे नहीं तो वही गंगा हो, हो भी जाए तो हमारा छटनी हल्का। सही होते हैं, मुझे बोलते हैं। एक वो है उनके यहाँ तो साफ, उनके यहाँ 3 बार कह दो तलाक हो, 3 बार। हमारे यहाँ तो जब तक 20-25 केसी में कोर्ट में हो जाए तब तक 4 से बाल चप्पल उठे तब तलाक होता। लेकिन उनसे कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, उनका अपना अपना है, भगवान करे चलावे, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बोले, बुरा न मानना, हिंदू एक बात हमारी नोट कर ले, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो हमारे सनातन में कमी है, उन कमियों को जब हम दूर करेंगे तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक उपाय है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। कैमरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में और उनके अपमान का विरोध जताते हुए फूट फूट कर रोने वाले अयोध्या राज्यकर विभाग के उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा वापस ले लिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मैंने अपने त्यागपत्र को वापस ले लिया है, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, बिना किसी दबाव से मैंने अपना इस्तीफा वापस लिया है। आज मैं अपने कार्यालय में हूं और अपना कार्य कर रहा हूं। वहीं अपने भाई विश्वजीत सिंह को लेकर भी उन्होंने कई आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे भाई विश्वजीत सिंह मुख्तार अंसारी की मऊ गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और उनके आर्थिक सलाहकार रहे हैं। उनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। कोई दबाव नहीं है, सहर्ष बिना किसी दबाव के मैंने अपने इस्तीफा वापस लिया है। क्या शासन ने आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया? अब ये तो मैंने भेज दिया था, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। जी। तो ड्यूटी कब से आपने ज्वाइन किया? मैंने आज मैं अपने कार्यालय में हूँ, अपना कार्य कर रहा हूँ, राज के दायित्वों की पूर्ति कर रहा हूँ। पहले मैं अपने भाई साहब के बारे में कुछ बता दूँ। मेरे भाई साहब मुख्तार अंसारी जो मऊ में गैंग है उसके सक्रिय सदस्य हैं और उसके आर्थिक सलाहकार रहे हैं। उनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहले 2006 में उनके ऊपर फर्जी खतौनी बनाकर सरकारी धन के गबन का आरोप लगा। उसके बाद उनके ऊपर थाना सरायलखनसी जनपद मऊ में एक एफआईआर दर्ज हुई और जब चार्जशीट थाने से कोर्ट में आई तो उन्होंने कोर्ट से उस पत्रावली को गायब कर दिया। एक बार डॉक्टर विश्वजीत सिंह से पूछिए कि उनके उस मुकदमे में पिछली तारीख कब थी और अगली तारीख कब है। कोई दबाव नहीं है। जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी का नेतृत्व एसीपी छवि शर्मा करेंगे, जबकि बोरानाडा थाना क्षेत्र के शकील और साइबर एक्सपर्ट की टीमें भी शामिल है। साध्वी प्रेम बाईसा के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 194 के तहत अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। 28 जनवरी 2026 की शाम जोधपुर के पाल गांव स्थित उनके आश्रम में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और आश्रम में बुलाए गए कंपाउंडर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगाया, जिसके तुरंत बाद उनकी हालत गंभीर हो गई। उन्हें प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शाम करीब 5:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत से लाखों अनुयायी और संत समाज में शोक व्याप्त है, जबकि घटना की परिस्थितियों को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा नीट छात्रा की मौत के मामले में सीबीआई जांच के आग्रह पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, बिहार में आज के दिन स्थिति ठीक नहीं है। इस घटना में भी चरित्र हनन तक की कोशिश की गई है। अब ये छलावरण कर रहे हैं। बिहार में चुनाव आप किसी भी छल बल तंत्र बल से जीत लें, लेकिन बिहार में आज के दिन स्थिति ठीक नहीं है। यह अलहदा घटना नहीं है, स्टैंड अलोन नहीं है। इसी बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह हुआ था। हमें आज तक नहीं पता कि दोषियों पे क्या कितनी कैसी कार्रवाई हुई। इस घटना में भी नीट में भी जो चीज पीड़ा देती है कि डायग्रेस करने की कोशिश हुई, चरित्र हनन तक की कोशिश की गई। यह सबसे आसान तरीका होता है। हमने पहले भी कहा था कि पटना जब अपनी बच्चों को लोग भेजते हैं ना, तो एक महफूज रखने की फीलिंग के साथ आज आपने उड़ा दिया उन सबको। अब आप आकर के कैमोफ्लाज कर रहे हैं, जिसको हम हिंदी में छलावरण कहते हैं। पहले मुजफ्फरपुर में भी एक घटना चुनाव के ठीक पूर्व हुई थी। मुझको लगता है कि पूरा का पूरा गवर्नेंस सिस्टम जो वहां का है ना, ये मीडिया मैनेजमेंट से चल रहा है। अगर मीडिया प्रबंधन से ऊपर उठ करके लोगों को सुरक्षित रहने का भरोसा आप नहीं दिलवा पाते, पैटर्न सा है बिहार में। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।